आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। सिने जगत में जब भी सादगी और अदायगी के बेमिसाल कॉम्बिनेशन की बात होती है तो बॉलीवुड की मदर इंडिया यानी नरगिस का नाम जरूर लिया जाता है। चुलबुली लड़की हो, मोहब्बत में डूबी माशूका, प्यार में हारी प्रेमिका या फिर दो नौजवानों की माँ, चाहे किरदार जैसा भी हो, ये अपनी अदाकारी से उसमें जान फूंक देती थी। और हो भी क्यों ना, आखिर वो तैयारी जो इतनी करती थी कि हर भूमिका में ऐसे रम जाएं कि रील और रियल का फर्क ही ना दिखे। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल फिल्म अनहोनी में नरगिस डबल रोल निभा रही थी, जिसमें एक किरदार तवायफ का था, जिसे जीवंत बनाने के लिए नरगिस आदमी के वेश में अपने भाई के साथ एक कोठे पर जा पहुंची और वहां बैठकर तवायफ के हर हाव भाव को नजदीक से नोटिस किया। सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि नरगिस का आकर्षण ही ऐसा था कि ना सिनेमा के शोमैन राज कपूर उससे बच सके और ना बॉलीवुड के पहले एंग्री यंग मैन सुनील दत्त। उस दौर में जितनी चर्चा नरगिस की एक्टिंग की थी, उतनी ही चर्चा उनकी लव लाइफ को लेकर भी रहती थी। तो चलिए बात करते हैं उस प्रेम कहानी की, जिसका जिक्र आज भी बॉलीवुड के सुपरस्टारों की अधूरी लव स्टोरीज में सबसे ऊपर होता है। ये प्रेम कहानी है नरगिस और राज कपूर की। पहली मुलाकात में ही राज कपूर नरगिस पर अपना दिल हार बैठे थे, जो कुछ ऐसे हुई थी। फिल्म बॉबी के इस सीन में भले ही ऋषि कपूर और डिंपल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा दृश्य राज कपूर और नरगिस की असल जिंदगी की पहली मुलाकात का है, जिसे राज कपूर ने सालों बाद 1973 में अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बनाई फिल्म बॉबी में फिल्माया। दरअसल इस सीन का असल किस्सा ये है कि राज कपूर एक डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म आग की शूटिंग के लिए स्टूडियो की तलाश कर रहे थे और इसी सिलसिले में वो मशहूर सिंगर और फिल्म मेकर जद्दन बाई के घर पहुंचे, जिनकी बेटी थी नरगिस, जो उस वक्त 16 साल की थी। और तब उन्होंने ही दरवाजा खोला। जैसा कि बॉबी फिल्म में डिंपल का सीन है, उस वक्त नरगिस भी पकोड़े तल रही थी। उनके हाथों में बेसन लगा था और बालों को हटाते हुए उनके माथे पर भी बेसन लग गया। कहा जाता है कि इस पहली मुलाकात में ही नरगिस का मासूम चेहरा राज कपूर के जहन में बस गया और उन्होंने आग फिल्म के राइटर को कहा कि फिल्म में नरगिस का रोल फिट करे। और इस तरह राज कपूर के निर्देशन में 1948 में आई पहली फिल्म आग की हीरोइन बन गई नरगिस। शूटिंग के दौरान नरगिस भी राज कपूर को पसंद करने लगी। फिर 1949 में दोनों की फिल्म बरसात आई, जो सुपर हिट रही और रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ में भी दोनों के रिश्ते की चर्चा तेज हो गई। कहते हैं कि 1949 में ही नरगिस की मां जद्दन बाई की मौत हो गई थी और उसके बाद उन्हें राज कपूर से इमोशनल सपोर्ट मिला और वो उनके प्यार में ऐसे गिरफ्तार हुई कि निकलना मुश्किल हो गया। दरअसल राज कपूर पहले से शादीशुदा और बच्चों के पिता थे, इसलिए पहले नरगिस की मां ने और फिर बड़े भाई अख्तर हुसैन ने भी इस रिश्ते का विरोध किया था, जो नरगिस का सारा कामकाज देखते थे। लेकिन मां की मौत के बाद नरगिस ने किसी की ना सुनी। भाई की रोक टोक से बचने के लिए अलग घर में रहने लगी और शादीशुदा राज कपूर के साथ प्यार के रिश्ते में बंधी रही, जो करीब 9 साल तक चला। दोनों ने कुल 16 फिल्मों में साथ काम किया। इस दौरान नरगिस ने हर तरह से राज कपूर का सपोर्ट किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस दत्त ही थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेचकर और दूसरे निर्माताओं की फिल्में साइन कर आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। यहाँ तक कि आरके स्टूडियो का स्टैचू लोगो भी राज कपूर और नरगिस पर ही बेस्ड है, जो इन दोनों की फिल्म बरसात के एक सीन से लिया गया था। पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब द कपूर्स में बताया है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे कि मेरी बीबी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों ने फैसला लिया कि नरगिस सिर्फ आरके बैनर की फिल्में ही करेंगी। इस फैसले से कुछ निर्माता, निर्देशक और नरगिस के भाई नाराज हुए,
पर उस वक्त प्यार के रंग में डूबी नरगिस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ सालों बाद नरगिस को अपने प्यार की मंजिल और अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी। नरगिस शादी करना चाहती थी, जबकि राज कपूर पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। कहा जाता है कि वो बस नरगिस को शादी का दिलासा ही देते रहे, पर ना तो उन्होंने कभी अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर को तलाक देने की सोची और ना ही उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थे। बल्कि नरगिस से रिश्ते में रहने के दौरान ही राज कपूर और पत्नी कृष्णा राज कपूर के 2 बच्चे हुए। नरगिस अब तक समझ चुकी थी कि राज कपूर उनसे शादी नहीं करेंगे। इस बीच 1954 में इंडियन सिनेमा का एक डेलीगेशन सोवियत संघ गया, जिसमें राज कपूर और नरगिस भी शामिल थे। वहां पूरे डेलीगेशन का खूब स्वागत हुआ, लेकिन राज कपूर के प्रति दीवानगी कुछ अलग ही थी, जबकि नरगिस को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। दरअसल कई लोगों को लगा कि वो राज कपूर की पत्नी मिसेस कपूर हैं। इससे नरगिस के स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंची और यहीं से दरार पड़ने शुरू हो गए। नरगिस को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी। कहते हैं इसके हल के लिए नरगिस उस वक्त बॉम्बे के सीएम रहे मोरारजी देसाई के पास पहुंची, जो उस वक्त हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने देसाई से पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे पहले से शादीशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कर सके। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने इस पर उन्हें डांटा और कहा ऐसा सोचना भी गलत है। मतलब इस मुलाकात से भी नरगिस को कोई हल नहीं मिला। उधर फिल्मी करियर में भी अब नरगिस के पास सिर्फ आर.के. बैनर की मूवी थी और उनमें भी उनकी भूमिका छोटी होती गई। फिर 1955 में आर.के. बैनर की श्री 420 फिल्म रिलीज हुई और कामयाब भी रही। पर फिल्म में अपने किरदार से नरगिस खुश नहीं थी। किशोर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक इस फिल्म में बिना ग्लैमर वाली एक मजबूर लड़की के किरदार से नरगिस नाराज थी। साथ ही उनका रोल भी ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे में अब उन्हें भी लगने लगा कि उनके करीबी ठीक कह रहे हैं। आर.के. बैनर की फिल्मों में उनके रोल छोटे लिखे जा रहे हैं। इसके बाद नरगिस अपने बड़े भाई अख्तर हुसैन के पास पहुंची और काम दिलवाने की बात कही, जिसके बाद नरगिस को कुछ फिल्में मिल गईं, जिन्हें साइन करने से पहले उन्होंने राज कपूर से पूछा नहीं, जैसा कि वो करती आई थी। इस फैसले से राज कपूर को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने इस बारे में नरगिस से बात भी की, लेकिन अब नरगिस ने जैसे ठान लिया था कि उन्हें इस खोखले रिश्ते को खत्म करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आखिरकार 1956 में रिलीज हुई जागते रहो इस जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसमें नरगिस बस फिल्म के आखिरी सीन में नजर आईं। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। आर.के. स्टूडियो और राज कपूर से नरगिस ने अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और उस फिल्म की शूटिंग करने चली गई, जिसने उनके करियर को एक नई उड़ान और बॉलीवुड की मदर इंडिया के तौर पर पहचान दी। ये फिल्म थी मदर इंडिया, जिसने ना सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर नरगिस की ख्याति बढ़ाई, बल्कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त के तौर पर उन्हें उनका हमसफर मिल गया। हालांकि इस फिल्म में बिरजू के रोल के लिए डायरेक्टर महबूब खान की पहली पसंद थे दिलीप कुमार, लेकिन दिलीप कुमार ने ये कहकर इस रोल को करने से इनकार कर दिया कि नरगिस तो उनकी हीरोइन रही हैं, वो उनके बेटे का रोल कैसे कर सकते हैं। और इस तरह ये फिल्म मिल गई सुनील दत्त को। उस वक्त 28 साल की नरगिस फिल्म में अपने हम उम्र सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां की भूमिका निभा रही थी। तब नरगिस एक स्टार जबकि सुनील दत्त स्ट्रगलर थे। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू हुई और नरगिस के दिल में सुनील दत्त की एंट्री एक एक्शन हीरो की तरह हुई। हुआ ये कि फिल्म में एक भयंकर आग लगने का सीन था, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन सीन के दौरान हवा ने अचानक रुख बदला और नरगिस चारों ओर से आग की लपटों के बीच फंस गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि ना नरगिस को निकलने का रास्ता मिला और ना उन्हें बचाने जाने की किसी की हिम्मत हुई। तभी एक रियल लाइफ हीरो की तरह सुनील दत्त आए, बिना अपनी जान की परवाह किए आग में कूद गए और नरगिस को बचा कर लाए। इस हादसे में सुनील दत्त बुरी तरह घायल हो गए थे और यहीं से नरगिस के दिल में सुनील दत्त के लिए दस्तक हुई।
उधर सुनील दत्त तो पहले से ही नरगिस के फैन थे। कुछ साल पहले भी वो एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम करते थे, तो नरगिस से इंटरव्यू के दौरान इतने नर्वस हो गए थे कि सवाल ही भूल गए थे। हालांकि सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मदर इंडिया की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी बहन काफी बीमार थी, जिसे लेकर वो बेहद परेशान रहते थे। और एक दिन नरगिस ने उन्हें उदास देख पूछ लिया कि क्या हुआ बिरजू, क्योंकि फिल्म मदर इंडिया में उनका यही नाम था और तब नरगिस भी उन्हें यही बुलाती थी। नरगिस के पूछने पर सुनील दत्त ने बताया कि उनकी बहन काफी बीमार है, उसकी एक छोटी बच्ची भी है और वो इस शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को जानते भी नहीं। उस वक्त तो नरगिस ने कुछ नहीं कहा। फिर रात को जब सुनील दत्त घर पहुंचे तो उनकी बहन ने बताया कि भैया आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और कल मेरा ऑपरेशन है। हैरान सुनील दत्त ने पूछा कि अपॉइंटमेंट कैसे मिला और तुम्हें दिखाने कौन ले गया? तो बहन ने बताया नरगिस जी आई थी और उन्होंने ही सारा इंतजाम करवा दिया है। अगले दिन नरगिस आई और सुनील दत्त की बहन को ऑपरेशन के लिए भी ले गई। साथ ही उनके डिस्चार्ज होने तक उनकी छोटी बच्ची को 3-4 दिन अपने घर भी रखा। इसके बाद से ही वो सुनील दत्त के दिल में बस गई थी। सुनील दत्त को लगने लगा था कि वो जिस तरह की पार्टनर चाहते थे नरगिस जी बिल्कुल वैसी ही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक बार नरगिस को घर छोड़ने के दौरान सुनील दत्त ने फिएट कार में उन्हें प्रपोज किया और नरगिस भी मान गई। फिर दोनों ने 11 मार्च 1958 को शादी कर ली और करीब 1 साल बाद पब्लिकली इसकी घोषणा कर रिसेप्शन दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि तब मदर इंडिया को रिलीज हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और जनता के बीच उन दोनों की माँ बेटे जैसी इमेज थी। इसलिए फिल्म को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए दोनों ने 1 साल बाद अपनी शादी की घोषणा की। हालांकि ये शादी भी कोई आसान नहीं थी, क्योंकि एक तरफ दोनों के धर्म अलग थे और दूसरी तरफ इसे लेकर सुनील दत्त को अंडरवर्ल्ड से भी धमकियां मिलने लगी थी। दरअसल वो डॉन मुस्लिम था और उसे इस अलग धर्म के लोगों की शादी से दिक्कत थी। ऐसे में सुनील दत्त को धमकियां मिलने लगी। पर नरगिस की लाइफ के रियल हीरो बने सुनील दत्त कहाँ रुकने वाले थे। वो सीधे डॉन से बात करने पहुंच गए। उन्होंने उस डॉन से कहा कि मैं नरगिस से बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ, उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये आपको गलत लगता है तो गोली मार दीजिए और सही लगे तो गले लगाइए। इतना सुनते ही वो डॉन भी खुश हो गया और सुनील दत्त को गले से लगा लिया। फिर सुनील दत्त ने अपने परिवार को मनाया और नरगिस ने भी हिंदू धर्म अपनाकर शादी कर ली और इसी के साथ नरगिस का घर बसाने का सपना पूरा हो गया। उधर नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर बुरी तरह टूट गए थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक ये खबर सुन राज कपूर अपने दोस्तों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। अफवाह तो ये भी थी कि वो खुद को जलती सिगरेट से जलाकर ये चेक करने लगे कि कहीं ये सपना तो नहीं। पत्रकार बनी रुबेन की लिखी राज कपूर की जीवनी में उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर ने बताया कि उस दौरान वो हर रात पीकर आते रहे, नशे में धुत होकर बाथ टब में बैठ जाते और बुरी तरह रोते। आपको लगता होगा कि मुझे लगा होगा कि वो मेरे लिए रोते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि वो उसके लिए रोते थे। कहा जाता है कि राज कपूर नरगिस को कभी भुला ही नहीं पाए, जिसकी झलक उनकी फिल्मों में भी दिखती है। फिल्म बॉबी में डिम्पल ऋषि की मुलाकात और फिल्म संगम का यह सीन भी नरगिस और राज कपूर के रियल इंसिडेंट से लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल लाइफ में भी एक बार पार्टी में जाने से पहले नरगिस ने एक चिट्ठी फाड़ी थी, जिसके टुकड़ों को जोड़कर राज कपूर ने पढ़ा था। कहा जाता है कि ये खत किसी निर्माता की ओर से नरगिस के लिए शादी का प्रपोजल था। बता दें कि राज कपूर के निर्देशन में बनी ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। फिल्म बॉबी के बाद तो एक अजीब सी अफवाह उड़ी। कुछ जगहों पर खबरें छपी कि डिम्पल नरगिस और राज कपूर की बेटी हैं। हालांकि इन खबरों का कोई आधार नहीं था और इससे जुड़े स्टार्स ने भी इसे इग्नोर करना ही सही समझा। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान डिम्पल ने इस अफवाह को अपनी जिंदगी की सबसे बुरी अफवाह बताई थी। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस ने भी बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कब, क्यों और कहां से ये अफवाहें शुरू हुई, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
मैं बस इतना कहूंगी कि जिसने भी ये घटिया बातें कही हैं उसका दिमाग बेहद गंदा है। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली को इस तरह की अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटियां तो हंसने लगी। हाँ, बेटा संजय दत्त थोड़ा परेशान हुआ था और अब इस पर ज्यादा बात कर मैं इसे तवज्जो भी नहीं देना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान न करे अगर ऐसा कुछ होता भी तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ती। भले ही राज कपूर नरगिस को ना भुला पाए, पर शादी के बाद नरगिस अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। उनके जानने वालों का कहना था कि इससे ज्यादा खुश नरगिस को कभी नहीं देखा। नरगिस उस वक्त अपने करियर के शिखर पर थी, पर शादी के बाद उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी क्योंकि वो अपना पूरा वक्त अपने पति और बच्चों को देना चाहती थी। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। हालांकि नरगिस ने इस दौरान भी कुछ चुनिंदा फिल्में की जिसमें रात और दिन और सुनील दत्त के साथ यादें भी शामिल हैं। लेकिन मात्र 6 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने वाली नरगिस ने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। नरगिस की शुरुआती जिंदगी की बात करें तो 1 जून 1929 को कलकत्ता में जन्मी नरगिस एक मुसलमान मां और हिंदू पिता की संतान थी। नरगिस की मां जद्दन बाई एक फेमस क्लासिकल सिंगर थी, जबकि पिता मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू एक रईस ब्राह्मण परिवार के बेटे थे और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच कलकत्ता में उनकी मुलाकात जद्दन बाई से हुई और वो दिल दे बैठे। फिर उनसे शादी करने के लिए उन्होंने लंदन जाकर डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ दिया। मुस्लिम धर्म अपनाकर अब्दुल राशिद बने और जद्दन बाई से शादी कर ली। इसके लिए मोहन बाबू के परिवार ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। बाद में ये लोग मुंबई आ गए। यहाँ जद्दन बाई की ठुमरी गायकी को खूब सराहना मिली और वो देश की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर भी बनी। बताया जाता है कि नरगिस की मां जद्दन बाई नेहरू फैमिली से भी जुड़ी रही थी। वो पंडित नेहरू को अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। इस वजह से पंडित नेहरू भी नरगिस को बेटी जैसी मानते थे और नरगिस इंदिरा गांधी के भी बेहद करीब थी। इसलिए जब शादी के बाद नरगिस ने फिल्में करना बंद कर दी तो वो सोशल वर्क से जुड़ी और दिव्यांग बच्चों के लिए खूब काम किया। इस मामले में उन्होंने इंदिरा गांधी से सलाह ली। नरगिस के सामाजिक कार्यों को देखते हुए साल 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था और इस तरह वो ये पद हासिल करने वाली पहली अभिनेत्री बन गई। इसके अलावा उन्होंने पति सुनील दत्त के साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप की स्थापना की। इस ग्रुप में उस समय के कई जाने माने अभिनेता और गायक शामिल थे। ये ग्रुप देश की अलग अलग सीमाओं पर जाकर जवानों का मनोरंजन करता था। 1971 के युद्ध के दौरान ये ग्रुप लद्दाख से चटगांव तक यात्रा करती थी और फौजियों का मनोरंजन करती थी। दत्त कपल की ओर से शुरू किए गए समाज सेवा के इस अनोखे पहल को उस दौरान खूब वाहवाही और सम्मान मिला। नरगिस को मिले सम्मान और अवार्ड की बात करें तो हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1958 में भारत सरकार की ओर से उन्हें देश का 4था सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया और वो ये सम्मान पाने वाली पहली अदाकारा बन गई। इसके अलावा नरगिस को 1958 में फिल्म मदर इंडिया के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। साथ ही करलोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मदर इंडिया के लिए उन्हें बेस्ट अभिनेत्री के तौर पर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, नरगिस की मदर इंडिया भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स में जाने वाली पहली फिल्म बनी। मदर इंडिया ने नरगिस को बहुत कुछ दिया और इसके लिए वो फिल्म डायरेक्टर महबूब खान का हमेशा शुक्रगुजार रही, क्योंकि महबूब खान ने ही 1943 में अपनी फिल्म तकदीर में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें पेश किया था, जिसके बाद नरगिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सालों बाद एक बार फिर महबूब खान ने ही उन्हें मदर इंडिया के तौर पर नई पहचान दी। हालांकि तकदीर से पहले भी 1942 में नरगिस ने तमन्ना फिल्म में काम किया था और इससे पहले 1935 में तलाशे हक में एक बाल कलाकार के तौर पर नजर आई थी। तब उनकी उम्र मात्र 6 साल थी। फिल्मों में शानदार काम और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के साथ ही नरगिस दत्त अक्सर अस्पतालों में जाकर भी मरीजों की सेवा किया करती थी। 2003 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में सुनील दत्त ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल नरगिस के पिता का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया था और नरगिस डॉक्टर बन अपने पिता की अधूरी ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी।
पर बेहद कम उम्र में ही मां के कहने पर उन्होंने फिल्मों में ट्राई किया और सफलता मिलती गई और वो ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। इसलिए स्टार बनने के बाद भी नरगिस अस्पतालों में जाकर मरीजों की सेवा करती थी और डॉक्टरों से मिलती रहती थी, खासकर कैंसर अस्पतालों में। लेकिन तकदीर ने ऐसी पलटी मारी कि मानो एक पल में खुशहाल दत्त परिवार को किसी की नजर लग गई। जो नरगिस कैंसर अस्पतालों में जाकर मरीजों की सेवा करती थी, वो खुद कैंसर की शिकार हो गई। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ गई। कई सारे टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। इसके बाद सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले गए। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया कि अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने दें और एक्ट्रेस को चैन से मरने दें। लेकिन सुनील दत्त नहीं माने। वो दिन रात नरगिस की जिंदगी की दुआ मांगते रहे। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में नरगिस जिस अस्पताल में एडमिट थी, सुनील दत्त किसी मंदिर की तरह चारों ओर उसके चक्कर लगाकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया करते थे। सुनील दत्त की दुआ कबूल भी हुई और लगभग 4 महीने बाद नरगिस एक दिन अचानक कोमा से बाहर आ गई, जिसकी उम्मीद डॉक्टरों ने भी छोड़ दी थी। उस वक्त हॉस्पिटल के लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई और उन्हें मिरेकल लेडी का नाम दिया। इसके बाद नरगिस भारत आने की जिद करने लगी। उस दौरान उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी और नरगिस की ख्वाहिश उसे देखने की थी। लेकिन भारत लौटने के बाद एक बार फिर उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें तुरंत ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस बार उन्हें बचाया ना जा सका। 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत ने सुनील दत्त को तोड़ दिया। कहा जाता है कि वो रात रात तक सोते नहीं थे। कई बार वो रात में उठकर कब्रिस्तान चले जाते थे और नरगिस के कब्र के पास बैठकर खूब रोते थे। हालांकि गम में डूबे सुनील दत्त ने नरगिस की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए रॉकी की रिलीज डेट नहीं टाली और नरगिस के गुजरने के 4 दिन बाद ही 7 मई 1981 को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई, जिसके प्रीमियर के दौरान पूरी इंडस्ट्री पहुंची। भारी भीड़ के बावजूद सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच एक सीट खाली रखी गई थी, जो नरगिस के लिए थी। फिर 1 साल बाद 1982 में सुनील दत्त ने उनकी यादों में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इसके बाद साल 1993 में उनके सम्मान में भारतीय डाक द्वारा नरगिस की तस्वीर वाला 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। आज भले ही नरगिस नहीं है, लेकिन उनके करिश्माई व्यक्तित्व और शानदार काम को आज भी याद किया जाता है। कह सकते हैं कि नरगिस की जिंदगी पर फिल्म आनंद का वो डायलॉग जरूर फिट होता है, और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नरगिस की जिंदगी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उन्होंने अपने काम से सिने जगत और सोसाइटी में ऐसी पहचान बनाई कि आज भी उनका नाम कायम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और ऐसी और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड के किस्से को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।